तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू सेशन। अब इसमें क्या है कि जैसा हमने मोल कॉन्सेप्ट में जो तरीका था हमारा पढ़ने का, इस चैप्टर में हमें वैसे तरीके से ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा कि इस चैप्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनफैक्ट भर भर के फॉर्मूले। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट पर पहले पेपर पर आपको फॉर्मूले लिख लेना है। वो फॉर्मूले एकदम आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर वो आपके पास रटे हुए हैं तो नीट 2025 का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि वहां पर आपको फॉर्मूले की ऐसा जरूरत नहीं थी। पूरे मोल कॉन्सेप्ट में ले दे के 4-5 फॉर्मूले रहते हैं, उसी में हमें खेलना रहता है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर नहीं है। तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जरूरत है उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि जो पीवाईक्यू सेशन है, अब इसको क्या करना है, आइडियल तरीका तो यही है कि आप हर क्वेश्चन को पॉज करके देखें, उसको सॉल्व करें, हमारे साथ ही आप सॉल्व करते जाएं। लेकिन ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप सॉल्यूशन देखें। आइडियल तरीका यही है। लेकिन हाँ, अगर आपने तैयारी नहीं की, आपका चैप्टर रिवीजन मोड में है, तो भी आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखिए, यहां पर जो पहला आपका क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि इन्होंने क्वांटम नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है, अब ये जो क्वांटम नंबर्स दिए हैं, अब पूछा हुआ है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर आप जानते हैं एनर्जी का, तो हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस एल से। n आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l आपका क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यानी कि हमें n प्लस एल देखना। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो तो जिसमें जिसकी n की वैल्यू लोअर होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर n प्लस एल की वैल्यू देखेंगे तो 6 आएगा, यहां पर अगर n प्लस एल की वैल्यू देखेंगे तो 5 आएगा, यहां पर भी n प्लस एल की वैल्यू 5 आएगी, यहां पर n प्लस एल की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई, 6 वाले की, यानी कि ऑप्शन 1। ठीक है, तो 1 हमारा सबसे आगे होगा। तो अब देखिए 1 हमारे पास क्या है, इन दो ऑप्शंस में। ठीक है, अच्छा सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है, कभी भी जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बच्चों, तो जरूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा ऑप्शन मैच कराएं। आपको दिख रहा है कि हाँ 2 पार्ट सॉल्व करने से हमारा पूरा आंसर आ रहा है, तो आप उसी के साथ जाइए। यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त एक पैनी नजर हमारी होनी चाहिए ऑप्शंस पर कि क्या आधा काम करने से ही हमें सही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शंस पर हमें एक नजर रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे लीस्ट एनर्जी हमारी कौन सी हो रही थी, फोर्थ वाले की। अच्छा, इन दोनों में देखा तो दोनों में टाई हो गया। ठीक है, तो दोनों में फोर्थ ही लिस्ट पर है। अच्छा, अब इन दोनों में आते हैं, तो इन दोनों में देखिए दोनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो क्या करते हैं हम, जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी लोअर एनर्जी, या कहते हैं जिसकी n की वैल्यू हायर है उसकी हायर एनर्जी। तो यहां देखिए, यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ 4 है, तो यानी कि थर्ड वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट के बाद थर्ड। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम देखें तो यहां पर ध्यान से पढ़ना है कि बामर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एच एटम विथ लोवेस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट। अब पढ़ने में एक बार के लिए ऐसा भी लग सकता है कि लोवेस्ट एनर्जी, तो लोवेस्ट एनर्जी नहीं पूछ रहा, इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो यानी कि ये क्या पूछ रहा है, आपको एक तरह से वेव नंबर टाइप पूछ रहा है। आप इसकी ये यूनिट्स देखकर भी बता सकते हैं। आरएच आप सबको पता है ये क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ठीक है, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक बात है बच्चों। अच्छा, हार्डली एक का डिफरेंस आया, तो ये हम तभी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई, अब इन्होंने क्या बोला है कि लोवेस्ट एनर्जी बामर लाइन। अच्छा, अब देखिए बामर कहां से शुरू होता है, n बराबर 2 से, है ना, लोअर सबशेल इसकी कहां होती है, सेकंड ऑर्बिट से ये दिखना शुरू होता है। ठीक है, और यहां पर क्या पूछा है, लोवेस्ट एनर्जी। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर एनर्जी को लो रहना है तो लैम्डा ज्यादा होना पड़ेगा, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी हम समझते हैं कि किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की जो पहली लाइन होती है, जो पहला ट्रांजिशन होता है, वो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देता है। ठीक है, तो अगर बामर सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है तो बच्चों पहला ट्रांजिशन कहां से हुआ, 2 से 3 तक। ठीक है, तो यानी कि आर की वैल्यू जेड स्क्वायर किसके लिए है, एच एटम है, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 3, है ना, बामर सीरीज का
लॉन्गेस्ट लाइन यही है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमें लोवेस्ट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/36। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, तो 9 माइनस 4 और ये आंसर क्या आ जाएगा 5/36 आर। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि ये सही है, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है। ठीक है, तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो बच्चों वैसे तो ये ज्यादा डिटेल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर कर्व है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का। ठीक है, ये आपने देखा होगा पहले भी। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर मान लीजिए यहां पर मैंने दो ग्राफ यहां पर इस तरह से बनाए हैं, तो आप देखिए यहां पर इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा मिल रही है। तो देखिए अब ये मान लीजिए T2 है, ये T1 है, तो यहां पर क्या है T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यानी कि आपको टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी तो ज्यादा मिली, लेकिन आप वेवलेंथ देखिए, यहां पर जो हाई इंटेंसिटी थी इस वेवलेंथ पर मिल रही है, यहां पर जो हाई इंटेंसिटी थी इस वेवलेंथ पर मिल रही है। यानी कि जैसा ये बोल रखा है कि शिफ्ट्स टू अ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हायर इंटेंसिटी वाला पॉइंट है वो छोटी वेवलेंथ पर आ जाता है। यानी कि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, यहां पर देखिए द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यानी कि इसकी हम बात करें तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर क्या है आपका, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 2। ठीक है, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू इन्होंने बोल दी है -x जूल। वैसे ये फॉर्मूला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है तो हम मान लेते हैं ये जूल में हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही सेम फॉर्मूला आपको जूल में बन जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन में फंसे, तो इसलिए उसने डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे दी गई है कि जहां जहां कहीं भी आपको ये दिखे आप उसे x मान लें। ठीक है, अच्छा अब ये क्या पूछ रखा है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। ठीक है, तो देखिए फिर से वही -13.6, अब ये तो दोनों जगह जाने वाला है तो इसको लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4, तो जेड स्क्वायर कितना हो गया 16 और एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये 4, तो ये भी कितना हो गया 4 टाइम्स। तो देखिए, तो यानी -13.6 इंटू 4 की वैल्यू होती है, तो यहां पर भी -13.6 इंटू 4 हो रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो सेम ही रहने वाली है। यानी कि अगर ये -x था तो ये भी -x ही रहेगा। ठीक बात है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एकदम ही फर्जी सवाल है ना, टाइम पास टाइप है, मतलब ये आपका नीट टेस्ट नहीं है, ये आई टेस्ट है ना, एक तरह से आंखों का टेस्ट करवा रहे हैं। तो देखिए अब ये जो है ml, ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके उसको क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को। ठीक है, जो आपका ms है वो क्या कराता है, ओरिएंटेशन, स्पिन ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। l क्या करता है आपके, शेप ऑफ ऑर्बिटल को। ठीक है, n क्या करता है आपके, साइज ऑफ ऑर्बिटल को। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो a के लिए हमारे पास क्या आएगा 4th, तो आप देखिए, तो यानी कि सॉरी ए के लिए हमारे पास क्या आ रहा था 3rd, तो ए के 3rd के हमारे पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, बी के लिए क्या आ रहा था हमारे पास, बी के लिए 4th, तो बी के लिए 4th भी हमारे पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, सी के लिए हमारे पास क्या आ रहा था फर्स्ट, तो सी के लिए फर्स्ट है यानी, और डी के लिए हमारे पास क्या आ रहा था सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स है ना। तो बच्चों जब भी करेक्ट इनकरेक्ट आए ना तो एक आदत बना लीजिए कि करेक्ट इनकरेक्ट पर अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि हमें करेक्ट की जगह कभी कभी हमारे दिमाग में इनकरेक्ट पूछा होता है, हम करेक्ट टिक कराते हैं ना, तो इस पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि हर एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला है कि आइटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बहुत ही वाहियात बात है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल हम जानते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन।
ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, बिल्कुल रटा हुआ है, सही बात है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब सेम रहते हैं आइसोटोप्स में, तो ये क्या होगा, ये आपका सेम रहेगा। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, नहीं है, गलत बात है, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट, बिकॉज, बिल्कुल सही बात है, यानी डाल्टन ने ये सोचा था कि एटम तो इनडिविजिबल है, डाल्टन के हिसाब से तो यही था। यानी कि ये तीन स्टेटमेंट आपके सही हो रहे हैं, यानी कि बी, सी एंड ई, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों बात करें, अब देखिए इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, एकदम ही फर्जी सवाल है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें दुनिया भर के फॉर्मूले, ऐसे आप याद करने जाओगे तो हजारों फॉर्मूले बनेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर आप भूल जाओ तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू लेकर रखकर देख सकते हो, ठीक है। वैसे जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये आता है 2l+1, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का होता है ये 2l+1 आता है। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो, जैसे कि क्रॉस चेक कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा l बराबर 1, ठीक है, तो बताइए m की कितनी वैल्यूज होंगी, -1, 0+1। आप सब जानते हैं कि m की रेंज क्या होती है, m गोज फ्रॉम -l टू +l, ठीक है। तो यानी कि ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो अगर l की वैल्यू 1 है तो -1, 0, 1, यानी 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें मिलेंगे। चलिए यहां पर हम l को 1 रख के देखें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 3, ठीक है। आप एक डेटा ना ले, एक और डेटा लेते हैं। चलिए l बराबर 0 है तो m की कितनी वैल्यू हो सकती है, 0। अच्छा, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि m की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि m की वैल्यू 0 है, मतलब m की एक आपका ओरिएंटेशन आ रहा है ऑर्बिटल का, जिसका सिग्निफिकेशन क्या है, 0 वाला, ठीक है। तो यानी कि देखिए, अब इस फॉर्मूले में 2 × 0+1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यानी किससे बन रहा है ये, इसको रीअरेंज करेंगे आप तो 2l+1 बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करें इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, फिर भी वही है कि आपके नीट का टेस्ट नहीं है, ये आई टेस्ट है ना, तो आंखों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां देखिए n की वैल्यू 4 है, तो आपको पता है जो l का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर n-1 तक जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर n 4 है तो l को 4 से छोटा ही होना पड़ेगा, ठीक बात है। अच्छा, l 3 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, तो ये तो सही है। 5 है, 2 है, -2, -1। अच्छा, अब देखिए यहां पर घबला हो गया कि भाई m की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो -2 से +2 आनी चाहिए, यानी बीच में 0 है, तो यहां पर बच्चों आप देखें 0 मिसिंग है, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, n बराबर 4, l बराबर 2, देखिए -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, 3, -3 से लेके +3 तक, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, तो द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बात है। तो जैसे आप साई भी देखते हैं, जो वेव फंक्शन है, ठीक है, ये आपके 3 क्वांटम नंबर्स को डिनोट करता है, जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है n, l, m, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये बच्चों थोड़ा सा इसमें गलत हो रहा है, क्या कि साई स्क्वायर होता है, ठीक है। इनके हिसाब से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई है। साई में एक्चुअली पहले हुआ था, साई तो क्या था, प्रोबेबिलिटी था, तो पहले इन लोगों ने साई माना था, लेकिन साई में दिक्कत क्या आ रही थी, प्रोबेबिलिटी, और वेव फंक्शन के आंसर नेगेटिव में आ रहे थे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने किस पर आए, साई स्क्वायर पर आए, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 बच्चों इनकरेक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साई स्क्वायर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट देखें, ठीक है, अब ये भी क्या है, ये भी आंखों का टेस्ट है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रखा है कि चूज द करेक्ट आंसर, ठीक बात है। अच्छा देखिए, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, तो l इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है, sp, p के लिए l इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है 2p को, ठीक है। तो 2p कहां आपको दिख रहा है, थर्ड वाले में, यानी कि a का क्या ऑप्शन होगा, थर्ड, तो देख लीजिए a के थर्ड में इन्हीं दोनों में है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं 3।
अच्छा, L की वैल्यू 2, sp2 वो spd 012, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 3d। अब देखिए 3d कहां है, फोर्थ वाले में, यानी कि b का क्या आ रहा है, फोर्थ। अब b का फोर्थ यहां पर भी है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी ऑप्शन था, ठीक है, अब बी का फोर्थ दोनों में था। यहां तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करने हैं, इसलिए मैं सारे कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा अगर बी में दोनों में फोर्थ है, तो मैं बी को चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि बी को चेक करने से मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में जब कभी मैं बैठा हूं और मुझे पता है कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा और बी वाला दोनों में फोर्थ ही आ रहा है, तो मुझे बी को चेक ही नहीं करना, ठीक है। फिर सी को मैंने देखा कि ये सेकंड और फर्स्ट, यानी सी से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी को चलिए देखते हैं। तो ये देखिए एल बराबर 0 है, तो एल बराबर 0 किसका होता है, एस का, यानी कि इसका हो जाएगा 3s, ठीक है। तो सी वाले का 3s है, तो किस पर है, सेकंड पर, तो सी का क्या हो गया, सेकंड, तो सी का सेकंड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये भी कैलकुलेटिव सवाल है, पर है काफी आसान, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको एक रफ अप्रोच रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे जेई में क्या होता है, उनमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी तक लकीली हमारे पास ऐसा नहीं है। तो जब तक हमारे पास ऑप्शंस हैं तब तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर लिखा हुआ है कि 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। अब देखिए यूनिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। अब यहां पर एकदम भयंकर तरीके से क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन तो भी इस क्वेश्चन को कम से कम कुछ नहीं तो मान के चलिए 60% जनता तो फ्लैटली गलत करके आने वाली है। क्यों, क्योंकि यहां यूनिट का खेल होने वाला है, जूल पर मोल। तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप यूनिट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर 99% चांसेस है कि आप एकदम ब्यूटीफुल तरीके से -1 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, आंखों में चमक देते हैं कि आपको लगता है कि वाह भाई अब तो मैं निपटा लूंगा, लेकिन जब बाहर आते हो तो फिर वही है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, ये जूल नहीं है, जूल पर मोल है। तो पर मोल में, एक मोल में आप जानते हैं कि Na पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आप यहां पर एक फोटोन नहीं गिरा रहे हैं, आप इसमें Na फोटोन गिराओगे तब जाके इतनी एनर्जी आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस के। अब जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो 1 मोल की दी हुई है, तो यानी कि आपको 1 मोल फोटोन भी गिराने पड़ेंगे। अच्छा आप देखिए E का फॉर्मूला होता है hc/λ, ठीक है। पर अगर आप रफली सॉल्व करें तो आप देखिए hc को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां नैनोमीटर है, तो hc को लिखा जाता है शॉर्टकट में 1240 eV नैनोमीटर, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, तो E को मैंने लिखा 1240 eV नैनोमीटर और डिवाइडेड बाय क्या था, 300, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय था। चलिए अब यहां से ये नैनोमीटर है। हमेशा कभी भी आपको दिक्कत हो मैथमेटिकल यूनिट्स में, कि आप यूनिट्स में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप कर ले जा रहे हैं लेकिन यूनिट्स में आप फंस जा रहे हैं, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि जिस तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं उसी के बगल में आपको क्या कर देना है, यूनिट चिपका देना है, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने यहां लिखा 300 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, आंसर आ गया ईवी में, ठीक है। अच्छा आप देखिए, अब व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो वर्क फंक्शन ही पूछ रहा है, भाई वर्क फंक्शन ही तो होता है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें दिया हुआ है 1.68 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, जूल पर मोल है। अब देखिए यहां पर यूनिट लिखूंगा तो फिर से मेरे हाथ कांपेंगे, क्यों कांपेंगे, क्योंकि यहां जूल पर मोल आ गया, यहां ईवी में है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर ईवी को हमें जूल में करना है और यहां 1 मोल का डेटा लेकर आना है। अब देखिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, ये डेटा को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए ये 10 टाइम्स जाएगा। हम रफ कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जो ऑप्शंस है मुझे दिख रहा है, देखिए पावर्स में काफी डिफरेंस है, तो मुझे रफ कैलकुलेशन से मेरा काम चल जाएगा। तो जो अभी मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं उससे आप देखिए कि हम इसको कैसे आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 3 टेंजा, ठीक है, तो 3 फोरजा, ठीक है, और 4 1, ठीक है, तो 3 फोरजा 12 और 1 10, यानी क्या हो गया 41.3, या आप कहते हैं 4.13 डिवाइडेड बाई 10 है। तो देखिए 4.13 ईवी है,
तो ईवी के लिए क्या करते हैं, रटा हुआ है कि 1 ईवी इज दीज मेनी जूल्स। अच्छा, लेकिन ये तो एक फोटोन था, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी दी गई है वो 1 मोल की दी गई है, ठीक है। तो इंटू 6 इंटू 10⁻23, बोलिए ठीक बात है, तो ये हमने कर दिया। अब W प्लस के 1.68 इंटू 10⁵। अब देखिए सारा सॉर्टेड है, यहां पर हमारा पर मोल में भी मोल वाला भी सॉर्ट हो गया, जूल वाला भी सॉर्ट हो गया। अब देखिए अब रफ कैलकुलेशन का जादू कैसे चल रहा है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो 1.6 इंटू 4, ठीक है, तो 16 फोर्जा कितना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहां पर तो 16 फोर्जा कितना होता है, 16 फोर्जा 64, ठीक बात है। चलिए, तो यानी कि अगर हम यहां देखें और ये कितना हो रहा है, ठीक है, तो 16 फोर्जा आपका 64, 0.13 हम एक बार के लिए रहने दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पर हमारे पास एक पॉइंट था पहले ही, भाई पॉइंट था ना इस 1.6 वाला, ये 16 तो है नहीं। अच्छा, इंटू 10⁻19 प्लस 23, तो इसको क्या कर सकते हैं, 10⁴ इंटू 6 इज इक्वल्स टू W प्लस 1.68 इंटू 10⁵। अब देखिए, अब 6 इंटू 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36.4 भी है साथ में, तो इसको मैं रफली क्या लिख सकता हूं, 40 लिख सकता हूं। तो देखिए, अच्छा ये 10⁴ है, यहां 10⁵ है, तो 40 को मैं 4 इंटू 10 लिख सकता हूं, या फिर यहां क्या कर लूं 4 इंटू 10⁵। बताइए, ठीक है, तो 4 इंटू 10⁵ है, और ये W प्लस 1.68 इंटू 10⁵ है, ठीक है। तो अब यानी कि अब आप इसको यहां करेंगे तो आप रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 10⁵ एज इट इज जाएगा 4 माइनस 1.68, ठीक है। तो 4 माइनस 1.68 आंसर आ रहा है आपके पास, यानी कि 4 माइनस 1.68 इंटू 10⁵, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो 4 माइनस 1.6 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1.32 जितना, 1.32, ये वही है, रफ आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये फुल आंसर नहीं है, रफ आंसर है, ठीक है। तो यानी 1.3। अब देखिए, अब 10⁵ है, तो 10⁵ यहां पर किस में आ रहा है, ये, और देखिए हमारा 1.32 आ रहा था, ये 2.3 है, तो हार्डली एक का डिफरेंस आया। तो ये हम तभी कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 2.4 का भी होता है यहां पर, तब मैं नहीं कर सकता था। मैंने ये अप्रोच अप्रोक्सीमेशन वाली क्यों लगाई, क्योंकि मुझे दिख रहा था सबके पावर्स अलग अलग है, तो मैं बहुत आसानी से ये चीज कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। और यहां पर ये देखना, यहां पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जूल पर मोल होगा, है ना, इसको आप सभी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका जूल पर मोल, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से आई टेस्ट पर आ गए हम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज। हमेशा मार्क कर लें, पूछा क्या है इनकरेक्ट, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि पहला पढ़ा, हाँ करेक्ट है, तो दिमाग में करेक्ट 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 चलता रहता है। पहला पढ़ा, हाँ ये तो बढ़िया है, चलो 4 नंबर मिल गए, आगे बढ़ो, है ना, ऐसा नहीं करना। ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d। बिल्कुल, जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ती है, साइज ऑर्बिटल आपका बड़ा हो जाता है, तो 5 के सारे जो साइज हैं वो अलग होंगे, 4 के अलग होंगे, ठीक है। तो ये सही बात है, ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू, शेप तो सबके सेम रहते हैं, साइज बदलता है, शेप तो वही रहने वाला है, ये भी सही बात है। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, है ना बच्चों। एक वर्ड हमारे पास आता है जिसे कहते हैं डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी, तो जब तक उसे एक्साइट वगैरह हम ना करें तो सारे उसके क्या होते हैं, सबके सेम एनर्जी रहती है, जितने भी पांचों डब्बे हैं। जैसे डी के आप जानते हैं 5 डब्बे हैं, तो आपको याद होगा जब भी आप बनाते हैं तो आप सारे पांचों डब्बे एक साथ बनाते हैं, तो पांचों डब्बों को एक साथ बनाने का मतलब ही यही होता है कि इनकी सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखते हैं कि 5 में से 3 डब्बे अलग, 2 डब्बे अलग, तो वहां हम स्प्लिटिंग करते हैं, तो वो अलग कहानी है, क्योंकि वहां लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। पर यहां की बात करें तो अभी कुछ न्यूट्रल एटम है, तो ये सारे डीजनरेट होंगे, ये भी सही बात है। तो ये भी सही बात है, यानी गलत बात यही है, तो गलत बात को देख लेते हैं। द शेप्स ऑफ दिस आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और इन दोनों के शेप सिमिलर होंगे, तो बहुत ही वाहियात बात है। अगर आपको ध्यान हो तो अगर बात करें dx² y² का शेप ऐसा होता है, ठीक है,
और डी जेड स्क्वायर है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, तो ये गलत बात है और आजकल के चलन में जो गलत है वही सही है, इसलिए आंसर है। बोलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कोई खास सवाल नहीं है, क्योंकि अब देखिए इन्होंने क्या कैलकुलेट करके दे दिया है, तो यानी कि ये हमारा कैलकुलेशन क्या करवा रहे हैं, ऑलरेडी आसान करवा देते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन इज दिस, ठीक है, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट तो क्या होता है बच्चों 0.529 एंगस्ट्रॉम, जैसा मैं बोलता रहता हूं कि आपको एकदम ये रटा हुआ होना चाहिए, इंटू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कौन सा है, सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू एन स्क्वायर की हो गई 4। अच्छा एन स्क्वायर बाई जेड, जेड की वैल्यू हो गई 2, हीलियम लिख ली। अच्छा इसको कैलकुलेट नहीं करना, इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया गया है विच इज इक्वल्स टू 1058 पिकोमीटर, है ना, तो कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। अब ये पूछ रहे हैं अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, ठीक है, तो गलती से भी ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप पूरा कैलकुलेट करके उसको प्रूव करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि आपको कैलकुलेशन में फंसना ना पड़े, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि आपको फॉर्मूला याद था, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आती है कि नहीं आती, ठीक है। अब ये बोल रखे थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li+2, तो देखिए 0.529 एंगस्ट्रॉम, अब थर्ड बोर ऑर्बिट है यानी कि एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और अब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, तो देखिए ये 2 टाइम्स गया था, ये 3 टाइम्स जाएगा। अच्छा अब देखिए अगर मैं इसको देखूं तो 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 105.8 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं 105.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। पर ये आंसर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये किस में आएगा, पिकोमीटर में। अब देखिए अब यहां पर भी मुझे दिख रहा है कि आसानी से गैस हो सकता है मेरे पास, कैसे गैस हो सकता है, देखिए ये कितना ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 52 या 53 टाइम्स जाएगा, 52 पकड़ लेते हैं, तो 52 इंटू 3 तो कितना होगा 156, तो 156 पिकोमीटर के आसपास। तो यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा। इसलिए बच्चों बार बार कह रहा हूं अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी है, एग्जैक्ट सॉल्व करना हमारे एग्जाम के डिमांड नहीं है, ठीक है। तो जैसी एग्जाम की डिमांड है, हमें एग्जाम में अगर बहुत ही एफिशिएंटली रिजल्ट लाना है तो ये सब हमें करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, ये भी वही है टाइम पास फर्जी, ठीक है। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट, ठीक बात है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर कोई रेडियो स्टेशन है ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये किलो हर्ट्ज में है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इसमें भी वही है, आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस है कोई दूर नहीं है, बस ध्यान रखिएगा ये मीटर है ये पिकोमीटर है। तो जैसा मैं कहता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक पैनी नजर हमारी होनी चाहिए ऑप्शंस पर, ठीक बात है। तो चलिए उसको हम करते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ठीक है, तो 1368 इंटू 10 क्यूब हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज आप जानते हैं पर सेकंड की बात होती है, हर्ट्ज का मतलब है ना ऐसा यूनिट ही रहता है। देखिए c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, ठीक है, यहां पर आ गया साहब आपका क्या आ गया लैम्डा। अब लैम्डा से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आपको काटा पिटी मचानी है तो ये देखिए 3 4 12, 1 6, 3 5 15, 1 8, 456। अब देखिए अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, अच्छा देखो यूनिट्स का भी कोई फंडा नहीं आएगा, देखो ये आया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये भी पर सेकेंड था, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वहां पर सेकेंड था, नीचे आएगा। तो देखो अब आपको दिख रहा है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो यूनिट के साथ आ रहा है। तो बच्चों यही जादू है कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू के बगल में यूनिट चिपका देंगे तो आपको कभी उसमें समस्या आएगी ही नहीं, ठीक बात है। तो चलिए अब जैसे इसकी बात करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है 10 की पावर 8 और ये जाएगा तो 10 की पावर 5 है, तो ये लगभग 1/456 इंटू 10 की पावर 5 मीटर में ऑप्शन आएगा। अच्छा अब अगर हम देखें तो 4 5 6, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको 1000 लिखिए और इधर 10 स्क्वायर कर लीजिए। भाई 10 की पावर 5 को मैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, वही लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो यानी कि इसको मैंने 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 में तोड़ लिया है, ठीक है। तो ये जैसे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2। अब देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट समथिंग होगा,
भाई 2 से तो ज्यादा ही होगा, 500 होता तो 2 आता, 450 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि द आंसर विल बी नियर अबाउट 200 मीटर। देखिए, यानी कि ये सवाल भी आपको थाली में परोस कर दिया गया है। 4D 5P 6F 6P, the orbitals are arranged in the order of decreasing energy, the correct option is। अच्छा, अब इसकी बात करें हम, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही जन्मों जन्म से यही बात कर रहे हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, है ना। भाई पढ़ते पढ़ते लग जाता है ना कि जब से होश संभाला है तब से हम यही कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक का लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो 4D यानी n+l, डी की वैल्यू कितनी है, तो ये एसपीडी 2, तो n 4D इसके लिए क्या हो जाएगा 6, n+l की वैल्यू। 5P, P के लिए n+l क्या होता है बच्चों, P के लिए 1 होता है l की वैल्यू, ठीक है, तो n+l भी क्या हो गया 6। 5F के लिए SPDF 0 1 2 3, यानी F की वैल्यू हो गई 3, तो 5 + 3 8, और इसके लिए बच्चों क्या हो गया 6P, P की वैल्यू 1, तो 6 + 1 7, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे आगे कौन होगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ठीक है, तो यानी कि भाई 5F, ठीक है 5F। चलो, तो यहां से हमें पहला वो मिल गया, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन होंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 6P, अब इन दोनों में 6P है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 4D, अब उसके बाद देखिए इन दोनों में से कौन जीतेगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि n+l सेम है, तो 5P, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें बच्चों, ये तो और भी फर्जी सवाल है, मतलब ऐसे सवाल पे तो थूक दो, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन फॉल्स इन द विजिबल, तो विजिबल ये तो रटा हुआ है, ठीक है, रटना तो पड़ेगा, ठीक है। कहां से शुरू हुआ था, लाइमन से। लाइमन किस में आता था, लाइमन आपका, यही बच्चों, यही ये इन वीडियोस का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, पूरे चैप्टर से आप गो थ्रू हो जाते हो, और जहां पर भी मुझे तरीका मिल रहा है थियरी रिवाइज करवाने का, वहां मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो लाइमन आपका किस में आता था, यूवी में। बामर आपका किस में आता था, विजिबल में। इसके बाद वाले सारे के सारे इंफ्रारेड, है ना, यूवी विजिबल इंफ्रारेड, कोई बात के फार इंफ्रारेड ठीक बात है, लेकिन विजिबल वाला, तो विजिबल वाला किस में आ रहा है, बामर वाला, ठीक बात है। ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। अच्छा बच्चों देखो, आप जानते हो एंगुलर नोड्स ये कितना हो रहा है, L, तो यानी कि L का होता है, ठीक है। और आपका रेडियल नोड्स ये क्या होता है, n-l-1, ठीक है। तो अगर टोटल नोड्स की अगर बात करें हम, तो बच्चों जो टोटल नोड्स है वो क्या हो गया, n-1। तो किसमें बोल रखा है कि 3 एंगुलर नोड्स और 3 टोटल नोड्स। तो एंगुलर नोड्स तो पहचानना बहुत आसान है कि L की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो SPDF, तो L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, F के लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, एक ही है। अच्छा, n-1 देखें तो 4 - 1 भी 3 हो रहा है, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों देखें, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन, ठीक बात है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, बोर रेडियस दिया हुआ है, तो बोर रेडियस क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का पहली ऑर्बिट के रेडियस को ही, इलेक्ट्रॉन के रेडियस को ही हम क्या कहते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं, ठीक बात है। अच्छा, अब यहां देखिए, अब ये क्या कर रहा है, अब द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आप जानते हैं फॉर्मूला 2πr = n λ, ठीक है। तो 2π, अब r की वैल्यू आप देखें, अच्छा इन्होंने 52.9 पिकोमीटर में दिया है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम वाला है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सेकेंड बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, तो n² z, तो यानी z तो 1 ही रहा, n की वैल्यू बदलेगी, तो n की वैल्यू बदल रही है, यानी 52.9, पर ध्यान रखिए पिकोमीटर है, यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं, बगल में ही चिपकाना है, इंटू 4, है ना, क्योंकि n² है ना, r = 0.529 n², तो n² यानी कि इंटू 4 तो करना पड़ेगा, = n λ। तो आप जान रहे हैं ये 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी 52.9 × 4, ठीक है। तो 52.9 × 4 यानी 50 × 4, 200 के आसपास वाला, 200 पाई,
ठीक है, पिकोमीटर में। तो देखिए 200 पाई पिकोमीटर में सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, ऑप्शंस को हम बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे ही टाइम पास सवाल। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखिए आप जानते हैं ये आपका फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। एल की वैल्यू 0 होगा, एस ऑर्बिटल के लिए एल 0, कहानी खत्म, एल की वैल्यू 0, ठीक है। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाई, हमें ध्यान रखना है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाई 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, बिल्कुल। एक डब्बा है ना, तो डब्बे के लिए तो एनएलएम है। इलेक्ट्रॉन के लिए चौथा क्वांटम नंबर यूज होता है, जो कि बोर ने सजेस्ट किया था, तो यानी चौथा क्वांटम नंबर थियोरेटिकल था, ठीक है। तो यानी ये भी बिल्कुल सही बात है कि ऑर्बिटल की पहचान तो 3 नंबर से हो, 3 क्वांटम नंबर से हो जाती है। चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत हमें पड़ती है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा अब यहां पर अगर हम देखें तो ऑफ एन एटम, ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 2 2 4, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें करेक्शन था, इसकी ओरिएंटेशन उन्होंने उल्टी दी हुई थी, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो सारे ही आपको सही दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो एम की वैल्यू 0 है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ली जाती है, ठीक है, तो ये भी वैल्यू सही है। यहां पर आपको ये करेक्शन है ना, तो अब ये करेक्शन है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर क्यों ये इनकरेक्ट है, यहां पर ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है। हुन्स रूल ये कहता है कि पहले आपको मैक्सिमम पेयरिंग करवानी, मतलब मैक्सिमम हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भर देना है उसी सेम सबशेल की, तो बिना सभी ऑर्बिटल को सेम स्पिन में भरे हुए आप उसका स्पिन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही सही। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विच वन ऑफ दी वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा ये वाला जो रहता है बच्चों, ये काफी कम बच्चों को पता रहता है, तो ये बड़ा आसान है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये तो हाइजेनबर्ग वाला हमें पता है। अच्छा आप देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आप देखिए क्या हो रहा है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट दी फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, ये फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अच्छा आप जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है आपको, एनर्जी मिलती है, वर्क डन मिलता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, यानी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। बोलिए ठीक बात है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, ये किताब में नहीं लिखा रहता, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर सिमेट्री आ रही है तो सिमेट्रिसिटी ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, यानी दुनिया जहां का कोई भी स्ट्रक्चर है, जितनी भी इमारतें आप देखते हैं वो सिमेट्रिसिटी के स्ट्रक्चर पे ही रहती हैं। जितना सिमेट्रिक आपका स्ट्रक्चर होगा उतनी स्टेबिलिटी रहेगी। अब इसमें एक और फंडा आता है एक्सचेंज एनर्जी का, जो कि आप डिटेल में पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके आगे, तो ठीक है। तो यानी यही दो कारण होते हैं जिनकी वजह से हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी सामान्य ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, तो यानी ये भी बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये बिल्कुल ही गलत बात हो गई बच्चों, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या हो गया कि जैसे बोर का जो फंडा था, अगर बोर ने हमें सारी चीजें बता दी थी, लेकिन दिक्कत क्या थी, उन्होंने अपनी दुनिया एक इलेक्ट्रॉन वालों को ही माना था। तो दिक्कत कहां हुई, दिक्कत ये हुई कि एक भाई हम जैसे मानते हैं वैसी दुनिया कहां होती, दुनिया तो अपने तरीके से चलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो कई हो सकते हैं, 2 3 5 6 50 60, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता ही नहीं, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता तो हमें आगे का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही नहीं पढ़नी पड़ती, सारे रेडियस रेडियस सबके फॉर्मूले यहीं से आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि जो 2s और 2p की जो एनर्जी है वो तो सेम हो जाएगी, 3s 3p 3d इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये अलग कब होंगी, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो आप ऑफबॉ प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसमें n+l रूल हम पढ़ते हैं, वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2s 2p हो, 3s 3p 3d हो, इन सबकी एनर्जी, हाँ इन दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी लेकिन इनकी आपस में एनर्जी सेम रहेगी, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ये, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू h upon mv, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द ग्रुप वेलोसिटी। ठीक बात है, ये भी बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों बात करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी वाला है कि फिट इन दी ऑर्बिटल। अब देखिए इसको क्या करें, इसको हम इन दी ऑर्बिटल्स कर लें अगर, क्योंकि होता क्या है, ग्रामेटिकल अगर जाएं तो देखिए कि दुनिया का कोई भी एक ऑर्बिटल है, चाहे वो s का हो, p का हो, d का हो, f का हो, g का हो, कोई भी एक ऑर्बिटल है तो एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, यानी दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। लेकिन अगर यहां पर ऐसी लैंग्वेज यूज की होती इन एन ऑर्बिटल, तो इन एन ऑर्बिटल का मतलब ये एक ही ऑर्बिटल में पूछ रहा है, तो एक ही ऑर्बिटल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इन द ऑर्बिटल्स, तो यहां पर s लगा लें और उसके बाद करें, तो अगर 3 है और l की वैल्यू 1 है, यानी p की बात कर रहे हैं तो 3p, तो 3p में हम जानते हैं 3 डब्बे होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इन एन ऑर्बिटल बोलता तो आंसर 2 आता। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो आपको पता है 2 ही होते हैं, d अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया भी था, एक आपका dz² और एक आपका dx²y²। ठीक है, तो dz² और dx²y², दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, भाई आपका वही स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, कि देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां देखिए मैंने 1s लिखा, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चारों क्वांटम नंबर लिखूं तो n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर हम +½ ले लें, आप चाहे तो -½ ले लें। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -½ क्योंकि उसके लिए हमने +½ लिखा था। आप चाहें तो इसको -½ दे दें, इसको +½ देखें, तो देखिए ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो रहे हैं, तो दोनों क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है, जो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को, वो कर पा रहे हैं चौथे क्वांटम नंबर से, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन ये तब की बात हो रही है जब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हो। नेक्स्ट बच्चों देखें, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये भी फर्जी है, मतलब अब यहां पर देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो टाइटेनियम, तो स्किन टाई यानी स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, तो आपको पता है क्या होता था, 3d2 4s1। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें यहां पर, और उसके पहले के जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, तो देखिए तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो डी में जा रहा है, मतलब हमने मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 में नहीं जा रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3d में ही जा रहा है, लेकिन n बराबर 4 पीछे आता है, बाद में आता है, इसलिए हम उसको आउटर ऑर्बिटल है ना, इसलिए हमने पीछे लिखा। तो देखिए यहां पर n+l की वैल्यू कितनी हो रही है, 4, यहां पर n+l की वैल्यू कितनी हो रही है, d की वैल्यू कितनी होती है, 2 spd। ठीक है, तो ये कितनी हो रही है, 5, इससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो यानी कि सबसे आखिर में आएगा 3d, तो 3d वाले 3 है तो इसको हटाएं। अच्छा, 3d के बाद कौन आएगा, 3d के बाद आपका 4s आना चाहिए, बोलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो देखिए 3d के बाद 4s है, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद फिर 4, ठीक है, 4s के बाद फिर आपका 3p। ठीक है, तो यहां पर 3p देखिए, 3p की वैल्यू क्या होती है n+l में, ये 3 और 1 4, ठीक है, ये कितना हो रहा है 3, बोलिए ठीक बात है। तो इसमें जो ऑप्शन सही में आ रहे हैं वो ये है। नेक्स्ट देखें, ये भी फर्जी सवाल, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए Be+2 में कितने, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 है, 2 चले गए,
बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। Li+ लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एक चला गया, बचे कितने? 2। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम जानते हैं। तो E बराबर hc/λ। ठीक है, अब देखिए ये हमें नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो जैसे हर बार करते थे 1240 eV नैनोमीटर। ये ध्यान रखिए, hc को वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है तो 1240 लिखते हैं। अगर आपका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया होता तो हम 12400 लिखते। ठीक है, डिवाइडेड बाई 45 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, जो आप चाहेंगे उसमें आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब ईवी को क्या करें, आप उसमें लिख दें। ईवी को आप बड़ी आसानी से जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका जो फाइनल आंसर है वो जूल्स में होगा। अच्छा देखिए, यहां पर जो वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ऑर्डर में ही उसका जो ऑर्डर है 10 की पावर है उसी में काफी डिफरेंस है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको करना चाहें तो 5 9 जा 5 2 जा 10, 2 4, 5 4 जा 20, 4 0। ठीक है, तो 5 8 जा 40। अब इसको फिर से काटना चाहें, 9 2 जा 18, 6 8, 9 7 जा 63। एक रफ अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो रफ कर रहे हैं तो 27 इसी पर मैंने छोड़ दिया, 27 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये 27 1.6, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका आंसर 35 या 40 के आसपास आता है। ठीक है, मान लेते हैं 40 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 40 इंटू 10 की पावर -19। पर आप देखिए 10 की पावर -19 नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन वाले फॉर्म में आपको लेकर आना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -18। तो -18 वाला फॉर्म सही हो रहा है, 4 के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। तो बच्चों यही है कि नीट के बच्चों को सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो कैलकुलेशन में होती है, लेकिन जो आपका पैटर्न है, जो आपका एग्जाम है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत पूरे केमिस्ट्री के पेपर में हो सकता है एक में ही पड़े, या उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि कहीं भी ना पड़े। तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, आपको अप्रोक्सीमेशन लेके चलते रहना है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करोगे तो आप बड़े आसानी से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो PYQs थे ये आपके 2014 तक के आ गए। ठीक है, तो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।